नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास पादा है। मैं डुग्गर प्रदेश जम्मू का रहने वाला हूं और यूजुअली आप डॉक्टर्स को इंटरव्यू देते हुए सुनते हैं या देखते हैं। तो आज एक ऑस्पिशियस डे है। आज बसंत पंचमी का दिन भी है और रिपब्लिक डे भी है। सबसे पहले A10 न्यूज़ के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं मैं आज। इंटरव्यू में आज दूंगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू लूंगा और अपने डुग्गर के डॉक्टर्स का इंटरव्यू, डुग्गर दे डॉक्टर्स प्रोग्राम के अंतर्गत ये एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें जम्मू को सर्व करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जम्मू के लोगों की सेवा कर रहे हैं वर्षों से, दशकों से। हमारा प्रयास है A10 न्यूज़ की टीम के सहयोग से और उनके प्लेटफॉर्म पे कि हम उनसे आपको रूबरू कराएं, उनकी लाइफ जर्नी के साथ हम आपको पूरा बताएं और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे वो अपने पीक पे पहुंचे कैरियर के और क्या क्या उन्होंने अभी तक जम्मू में काम करते हुए महसूस किया है और उनकी अचीवमेंट्स क्या है, वो हम सारी दुनिया के सामने लाएं। तो इसी सीरीज में आज पहला एक इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूं और सबसे मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट शख्सियत जो इसके लिए हमने सोची कि उनसे बात करें, जिन्होंने जम्मू के रूरल एरियाज में एज ए सर्जन सारी उम्र काम किया। और इनको मैं बोलूं अगर कि ये फादर ऑफ रूरल सर्जरी हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये गलत नहीं होगा। इनकी अगर अचीवमेंट्स की लिस्ट में बोलना शुरू करूं तो आधा घंटा उसी में जाएगा, तो उससे ना जाते हुए मैं डायरेक्ट आपको रूबरू कराना चाहूँगा डॉक्टर KC शर्मा जी, जो उधमपुर से हैं, जो वहाँ पे अभी बेस्ड हैं, सर्जन हैं, एक रिनाउंड सर्जन हैं और रूरल सर्जन के नाम से ये विख्यात हैं, विश्व विख्यात हैं। आज मैं उनसे रूबरू कराना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जम्मू वासियों की ओर से उनकी सेवा करने के लिए, दशकों से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जम्मू वासियों की ओर से। तो आज हम आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। आप के बचपन से लेके जो आज तक का सफर है, और इसके दो मोटिव है। एक तो हमारा मोटिव है कि लोगों को, दुनिया को पता चले कि जो हमारे बीच में डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं, कितना सफर उन्होंने, किस तरीके से, किन स्ट्रगल्स को करके यहाँ पहुंचे। और दूसरा, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरी तरह डॉक्टर्स हैं जो आगे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले। डॉक्टर कम्युनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है प्रोग्राम, यंगस्टर्स को एक इंस्पिरेशन देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो मैं सर शुरुआत करूंगा कि आपका जो जन्म, बचपन, स्कूलिंग, मैं इससे शुरू करना चाहूंगा कि वो कहाँ हुआ, कब हुआ और शुरू की स्कूल लाइफ की स्ट्रगल्स, इस पे आप थोड़ा सा सर बताएं। पहले तो है कि डॉक्टर पादा साहब, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले ये है कि मैं पैदा हुआ से शुरू करता हूँ कि पैदा हुआ एक गांव है चमेड़ी, तहसील कोटली और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू पाकिस्तान, आजकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और मेरी मदर जो है वो पुंछ से थी और मेरे फादर वहाँ चमेड़ी से थे। तो इस तरीके से वो आई एम बाई प्रोडक्ट ऑफ पुंछ एंड मीरपुर। तो लेकिन उसके पहले भी एक लाइन में कहूँगा कि हम 1038 साल की मैंने अपनी हिस्ट्री निकाली है और अफगानिस्तान के राजा जयमाल थे, उनके हम पुरोहित से 1038 वर्ष पहले। उसके बाद फिर वहां से आते 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 आए तो 13वीं 14वीं जनरेशन में हम थे और उसके बाद हमारे 15, तो अब हमारी 16वीं जनरेशन यहाँ चल रही है। तो वो हिस्ट्री उसकी बाकी है। लेकिन 47 के बाद मैं बताऊं, 47 के साथ ही कि 47 में हम मीरपुर से जब सभी लोग भाग के आए तो बड़ा कत्लो गार्थ हुआ, बड़ी डिफिकल्ट टाइम्स देखे, सबने देखे होंगे, वो भी एक हिस्ट्री अलग है। तो वहाँ करते करते 5 दिन पैदल चलते चलते हम सरिया एक जगह है
नौशहरा के उधर बॉर्डर के ऊपर। 5 दिन के बाद वहां पहुंचे और 5 दिन के बाद हमने रोटी पहली बार खाई। उस बचपन में 6 साल का था, 6 साल 1 साल था, 6-7 साल। तो वहाँ रोटी पहली बार, वरना रास्ते में कच्चे दाने कनक के और चना के और वो जो भी मिलता था रास्ते में वो खा के तो हम वहाँ पहुंचे। फिर वहां से हम नौशहरा आ गए, नौशहरा से फिर जम्मू आए। जम्मू से फिर गवर्नमेंट ने कैंप लगाया अलग अलग जगह, तो हम सारे कैंपों में पहले तरावड़ी चले गए, फिर कुरुक्षेत्र में रहे, फिर कुरुक्षेत्र के बाद चक्राता देहरादून के आगे एक जगह है वहाँ कैंप लगा, फिर योल कैंप में जी रहे, हिमाचल में। हाँ हिमाचल में योल कैंप मेरे धर्मशाला के पास है। फिर वहां से हम कठुआ आ गए 52 में, जहाँ पर लैंड वगैरह अलाट हुई। तो बेसिकली हमने जो कायदा था वो चमेड़ी से शुरू किया था। वहां से 3 किलोमीटर स्कूल था, तो अकेला पैदल जाता था और अकेला आता था। तो कोई नहीं, खाना अपने पास बांध के ले जाते हैं, दोपहर को बावली पर बैठ के खाना खाते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट डेज। 2-4 महीने शायद वहां पढ़ा होऊंगा कुछ, यस। तो उसके बाद फिर आगे तो हमने कायदा फिर शुरू किया आके कुरुक्षेत्र में, कैंप था यहाँ बहुत बड़ा। फिर वहां से कायदा पढ़ा, फिर दूसरी में हम चक्राता में, दूसरी वहां पास की, तीसरी, चौथी में योल कैंप में आ गए। तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 5 साल हम योल कैंप में रहे। तो वहां से पास करके आ गए। फिर आ गए कठुआ में, फिर 9वीं 10वीं कठुआ में किया। उस वक्त जम्मू में एक ही कॉलेज होता था, जीजीएम साइंस कॉलेज। तो जीजीएम साइंस कॉलेज में हमने ज्वाइन कर लिया। तो 2 साल हम वहां रहे। उसके बाद रिसोर्सेज नहीं थे, मैं बीमार हो गया। जो मुझे स्टिमुलेशन जो जहाँ में मिला, मैं बीमार हो गया, पेट में दर्द हुआ बड़ा, सब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो हमारे फादर ने, अब उस वक्त पॉवर्टी बहुत थी जी, तो हमें जम्मू में दाखिल करवा दिया जीजीएम साइंस कॉलेज में, ये अपने एसएमजीएस हॉस्पिटल में मुझे दाखिल करवा दिया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ क्या क्या है, तो उस पर मैंने एक पोइट्री भी लिख दी वहीं अस्पताल में, वही पोएम लिख दी एक, क्योंकि हमारे एक पीएन होते थे, वो बड़ी शानदार पोइट्री लिखते थे। उन्हीं को स्टिमुलेट हो गया, मैंने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। तो वहाँ हो गया। उसके बाद जब कोई रिसोर्सेज नहीं थे, थोड़ा ठीक हो गए, तो हमने कहा भाई अब क्या करें। तो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क लग गया। अच्छा, कठुआ इरिगेशन में। तो वहाँ मैं क्लर्क था। तो वहाँ भी मुझे स्टिमुलेट करने वाले थे, हमारे एक हेड क्लर्क थे जी। तो उन्होंने भगत राम जी, वो कहते थे अरे यार तुम इतने अच्छे हो, यहाँ क्लर्क क्या करोगे जी, पढ़ो तुम, आगे जाओ। तो वो भी एक लफ्ज स्टिमुलेस होता है जी जी। तो वहाँ जब हम रहे, तो हमने कहा भाई करते करते 2 साल 58 to 60 तक हमने वहीं ये रखा सारा जी। 60 में क्या हुआ कि हमने ये मैंने प्राइवेट एग्जाम दिया 12th क्लास का जी। तो मेरी 13वीं पोजीशन आ गई स्टेट में। उस वक्त एक ही जम्मू में एक ही यूनिवर्सिटी होती थी। 13वीं पोजीशन आ गई, तो मेरिट तो था जी सर, इंटरव्यू भी दिया। तो अब मेरी स्टिमुलेशन, वो जम्मू में जब मैं मरीज था ना, तो मैंने सोचा मैंने डॉक्टर बनना जी। मतलब आप जब वहाँ एडमिट हुए एसएमजीएस में, तो आपको वहां से प्रेरणा मिली, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना। वही प्रेरणा थी एक, कि ये लोगों को क्या तकलीफ होती है, किसी को ड्रिप लगाना है, मैं वॉच करता रहता, ड्रिप कैसे चलता है, ये सब चीजें मैं देखता रहता था। बीच में अपना ट्रीटमेंट भी होता था दाखिल हुए, तो ये सब देख के तो मुझे स्टिमुलेशन। और दूसरा डॉक्टर परिहार होते थे, एक वेरी गुड फिजिशियन, उसने मुझे देखते ही कहा इसको पेप्टिक अल्सर है। तो वो मुझे याद है कि देखो उसने देख के बता दिया, और दैट डायग्नोसिस वाज करेक्ट ओके, ठीक है। तो ये भी था कि देखने से भी काफी, मरीज को आप बात करिए ठीक तरीके से, मरीज को बात आपको अच्छी चीज है। 90% डायग्नोसिस आप पहले ही कर लेंगे, बातचीत करने से, टेस्ट वेस्ट इतने जरूरी नहीं होते, वो कर लिया हमने। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, जब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मुझे एडमिशन के लिए टेलीग्राम आ गई, सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस, अब मैंने सोचा, मेरे पास सच पूछो मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे जब एमबीबीएस एडमिशन मिली, सिर्फ 20 रुपए थे। 310 रुपए फीस जमा करानी थी, एडमिशन फीस एमबीबीएस, ट्रेडी में एमबीबीएस के लिए एडमिशन फीस। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं गया इधर उधर, 58 रुपीज तनख्वाह मिलती थी जी, 58 रुपीज। मतलब 4 महीने की तनख्वाह लगभग जमा करते, तो 6 महीने की तनख्वाह मैं जमा करता हूँ, तो तभी करता। अब पैसे नहीं, घर में भी नहीं है किसी ने।
हमारे फादर ने बहुत ट्राई की लोगों के पास जाने, लेकिन बाद में मैंने देखा कि जब भी आप गरीब आदमी को कोई पैसे देना चाहता नहीं कि वापस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और मुझे एक आदमी ने यहाँ तक कह दिया कि देखो जी आपको हम 500 रुपये देंगे, आपको नौकरी लगेगी, आपको 250 तनख्वाह मिलेगी, फिर 5 साल के बाद फिर उसके बाद आप वापस करेंगे 50-50 100 रुपया महीने का, तो हमें तो 10 साल में बैंक में जमा कराएंगे तो 1500 रुपया हो जाएगा, 500 का सूद मिलेगा। तो दिस इज हाउ आर्गुमेंट वन मैन गेव व्हिच आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली कि जब गरीब आदमी को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि रिटर्न नहीं होती है। जी सर। तो हमने कहा चलो, करते करते कैशियर था वो लास्ट टाइम थी, मैं सबसे मांग के तंग आ गया जी। अल्टीमेटली मैंने कहा आज लास्ट डे है, अगर इसके पैसे दे दिए तो, नहीं तो मैंने रिजाइन दे दिया, वापस ले लूंगा, बोलूंगा जी गलती हो गई, रिजाइन एक्सेप्ट। वो बाहर निकले तो मैंने कहा जी बाबू जी, कहते क्या, कैशियर थे वहां पर, मैंने कहा बाबू जी कुछ पैसे चाहिए, कहते कितने, मैंने ऐसे किया, कहते 30 रुपए। अब 60 रुपए तनख्वाह लेने वाला 30 रुपए उधार लेगा तो बड़ा लंबा उधार होता है। तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा जी 300, कहते 30 रुपए, मैं कहा नहीं बाबू जी 300 रुपया। कहता हाँ अच्छा, 8 में फीस देनी है, मैं कहा हाँ जी। कहता है हम आपने प्रार्थना करते रहे भगवान से कि हमारा भाई जो है डॉक्टर बने और ये लो पैसे। मैंने कहा बाबू जी लिखवा लें, कहते हैं लिखना होता तो मैं देता ही नहीं, मैंने जबरदस्ती लिख के दिया, मैंने कहा माइंड का पता नहीं होता कि बाद में मैंने लिख के दे दिया, 310 रुपए जमा करा दी, बाकी रहा मेरे पास 12 रुपए। अब 10 रुपए जो थे उसमें मैंने 2 बेडशीट खरीद ली, मैंने कहा मेडिकल कॉलेज जाना है तो शीट तो होनी चाहिए। तो वो फेरी वाले आते हैं तो 5-5 रुपए की 2 चादरें मैंने खरीद ली, मैंने कहा चलो एक नीचे बिछाएंगे एक ऊपर करेंगे और क्या होगा, बाकी तो बाद में देखेंगे। वो खरीद लिया। तो अब किराया नहीं है जाने के लिए, श्रीनगर जाना था, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, तब श्रीनगर होता था, जम्मू में नहीं होता था। तो मुझे श्रीनगर जाना, पैसे नहीं, किराए के लिए पैसे नहीं है, और वहां भी 60-70 रुपए कुछ फीस जमा करानी थी प्ले ये वो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया कि मेरे ब्रदर ला जीजा जी, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके वो बसोली उनकी पोस्टिंग थी उन दिनों में जी, और सिस्टर हमारी भी टीचर थी जी, तो उनको भी 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 50-60 रुपए तनख्वाह मिलती थी। मैंने उनको टेलीग्राम दी, कुलदीप सिलेक्टेड रीच सून। अब उन दोनों में रास्ते बंद थे। अच्छा। और लुक एट दैट, वो ये था ना, ये होती है कंट्रीब्यूशन होती है आदमी की। वो जनाब वहां से 500 रुपया लिया उन्होंने बसोली से और पैदल चले। हाँ। और लखनपुर तक पैदल आए। और जब लखनपुर से कोई टांगा लिया, टांगा ही होता था, टांगा लेके जब घर पहुंचे, अभी दीवार के बाहर ही थे, तो मैंने सामान बांध के रखा था, मैंने कहा आ जाएंगे, अब क्या करें, बयान है उधर पानी आता था। हाँ, तो बड़ा वो क्रॉस करके आते थे, उसको पानी बहुत आता था। तो जब आए तो अंदर अभी नहीं पहुंचे, वहां से आ रहे हैं दीवार के बाहर से। तो मैंने कहा अच्छा जाओ, पैंट यहाँ रखी हुई, जूता हाथ में पकड़ा हुआ। तो मदर मेरी कहने लगी आओ जी आओ। मैंने कहा पैसे लाए हैं? मदर कहने लगी देखो घर में कोई आया, उसको अंदर को आने दो, पानी पूछो चाय पानी पीने दो, तो वो कुछ आपको करेंगे। तो मैं चुप हो गया, अंदर आके बैठे ही। मदर ने उस वक्त शरबत देते, उस जमाने में जूस वूस नहीं होते, शरबत बड़ा खांड डाल के उनको पिलाया थोड़ी देर। तो मैंने कहा जी, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा पैसे लाए? कहते हाँ। तो आस्था से बात बड़ा कम करते थे, वेरी ब्रिलियंट मैन, आस्था बात करते थे जरा, शादीलाल उनका नाम था। तो वो आगे 500 रुपये यहाँ रखा, मैंने उठाया, मैंने कहा अच्छा जी मैं तो चलता हूँ। मैंने सामान बांध के रखा हुआ था, मैंने गाड़ी पकड़ी, जम्मू आ गया। जम्मू से दूसरे दिन टिकट ली। उन दिनों 8 रुपये टिकट होती थी, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास की होती थी 10 रुपये। तो हमने 8 रुपये वो दिए, तो श्रीनगर रिसेप्शन सेंटर में पहुंच गए। अब देखिए ना सिचुएशन कैसी बनती गई। लेकिन 2 लोगों ने आपकी मदद की तो हमें इतने महान सर्जन मिले। तो इसमें यही एक सबक है कि कोई जरूरतमंद है जी, जरूरत है तो उसकी टाइमली अगर हम मदद कर देते हैं तो हम कल को वो कहाँ क्या बनेंगे, कितने लोगों की मदद करेंगे। मैं तो आज अगर वापस जाना हो तो उन लोगों का तो इस तरह का कंट्रोल, नहीं तो आप छोड़ देते और नौकरी वापस ज्वाइन कर लेते। तो यही एक सबक है कि कहीं कोई डिजर्विंग अगर पैसे के अभाव के कारण है तो हमें ये सबक मिलता है कि उसकी मदद कर दीजिए, कल को
कहीं का कहीं कोई हीरा आप मिस कर रहे होंगे आज की डेट में। डॉक्टर केसी शर्मा सर्जन इतने महान हैं, तो वो उन दो लोगों की कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोमिनेंट है, बिल्कुल, जिन्होंने मॉनेटरी आपकी टाइमली हेल्प की, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब श्रीनगर पहुंचे, मेरे पास गर्म कपड़ा कोई नहीं था, कोट भी नहीं था, तो सिस्टर मेरी स्वेटर बन के बोई थी, वो गले वाले स्वेटर वो पहन के, टाई कोट की तो बात ही नहीं है। टाई आई वाज थिंक कोट हो तो टाई हो, जब कोट ही नहीं है तो टाई का कोई मतलब नहीं है। तो हमने 5 साल वैसे ही निकाल दिए। वो ब्लेजर वाला कोट हम चाहते थे, लेकिन वो बना नहीं, कहीं पैसे नहीं थे होते थे। तो मेडिकल कॉलेज जब आप पहुंचे, जैसे कठुआ में थे आप, तो वहां पहुंचे तो क्या आपको डिफरेंस, जो बाकी लोग ट्रेनिंग के लिए आए वहां पे एमबीबीएस के लिए, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था आपकी बैकग्राउंड को देखते हुए, और वो जो लोग आते थे उस टाइम, तो वो कुछ आपको कुछ याद हो? कुछ मुझे याद है थोड़ा थोड़ा के बात यह है कि मैं कैंटीन में चाय नहीं पीता था जी, कि चाय पीऊंगा आज आपसे पीऊंगा तो कल आपको पिलानी भी है। बिल्कुल। तो मैं अब आपको नहीं पिला सकता था, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो कहते थे चाय, कोई जाते थे चाय कैंटीन में बैठता, मैं कैंटीन में जाता नहीं था, तो मैं कभी कैंटीन में गया नहीं। जी 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 जी। तो मैंने कहा भाई ऐसे ही जाएंगे तो फिर कल तो इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो कहाँ से। अब वहाँ खाना उधार। हीरानगर के थे जलाराम जी, पंडित जलाराम जी, भाई नाइस पर्सन, हीरानगर के, उनका लक्ष्मी होटल था, तो हमने उधार रोटी खानी शुरू कर दी वहां पर। पैसे जो नहीं थे, तो करते करते ये सारा क्रेडिट जो जाता है ना, वो बख्शी गुलाम मोहम्मद को जाता है जी, कि जिन्होंने कॉलेज खोला। फिर लड़के जो पहली सिलेक्शन होती थी वो सब मेरिट पर होती, मेरिट पे आपके मेरिट, हमारा नाम उस मेरिट में आ गया। जब मेरिट में आ गया तो हमें लोन भी मिल गया जी, उस वक्त 1000 रुपया साल का मिलता था जी। तो उस 30-40 रुपए रोटी का खर्चा, 100 रुपया महीने का टोटल खर्चा आता, तकरीबन 100 रुपये में सारा रोटी छोटी मिला के हो जाता था। और वो भी देते 1000 रुपया, 90 रुपये महीने के मिलते थे वो सरकारी। बाकी कुछ सिस्टर भेज देती थी, कभी 10, 20, 50 रुपये कोई इधर उधर से कर पेरेंट्स भी। अब बात यह कि पेरेंट्स ने कैसे टाइम वो निकाला, हमें भी डिफिकल्टी, बच्चा भी पढ़ रहा है, पेरेंट्स को भी रोटी की चाहिए। फिर हमारे फादर ने जो भी काम हुआ, लेबर से लेकर हर वर्क, ही डिड एवरीथिंग। वो प्रोत्याई का काम भी करते थे, शादियों ब्याह भी पढ़ाने हैं सब कुछ, तो जहाँ से जो मिलता रिसोर्स तो मुझे भेज देते थे। तो आपके बैच में कितने स्टूडेंट होते थे उस टाइम? जो उस वक्त हम 80 स्टूडेंट्स थे। 80 स्टूडेंट्स का बैच होता है, 80 स्टूडेंट्स का बैच था उस वक्त। तो जम्मू से भी थे, कश्मीर से भी? जम्मू से, कश्मीर से, केरला से। अच्छा, मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, ऑल ओवर इंडिया के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। यही मैं इनको कहता हूँ कि बख्शी गुलाम मोहम्मद का कोई मुकाबला नहीं है। ग्रेट सोल, जिसको डेफिनेशन पता थी डेवलपमेंट क्या होती है। मैंने पूछता हूँ, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी, हाउ डू यू डिफाइन डेवलपमेंट, तो आगे पीछे देखते हैं। मैंने कहा डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है दिस जस्ट ए पार्ट ऑफ है, बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, रहने के लिए, दिस इज बेसिक थिंग, ये कुछ नहीं है। असली डेवलपमेंट क्या है, जिसकी डेफिनेशन बख्शी गुलाम मोहम्मद को पता थी, एंड आई विल रिपीट दैट डेफिनेशन जो मैं कहूंगा। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज समथिंग दैट वाइडन्स द हॉरिजन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, दैट इज डेवलपमेंट। और सिर्फ बख्शी गुलाम मोहम्मद, उसके बाद कोई भी आया, उसके पहले कोई भी आया, किसी को पता नहीं जी। जिस उस आदमी ने इतनी मेहनत करके, तो सारे इंडिया के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, ठीक। तो हर कम्युनिटी के थे, ये भी नहीं था कि कोई कम्युनिटी के, तो सारे कंट्री से, और टीचर भी सारे कंट्री से, ऑल ओवर, मतलब फैकल्टी भी सारे कंट्री से। लेकिन लोग हैरान थे कंट्री में कि यार सबसे बेस्ट टीचर उन्होंने चुन के कहां से लाए। वर्ल्ड नोन फिगर्स इन देयर सब्जेक्ट्स, फार्माकोलॉजी में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, जो भी आए, सर्जरी में, दे वर क्रीम ऑफ द कंट्री। वहां से ढूंढ के लाए उन्होंने, तो यहाँ लगाए। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर वहां नेचुरली जब पैसे ना हो तो फिर कपड़े कहाँ से लाने। फिर हमारे कजन थे एक, तो वो उनकी ट्रांसफर हो गई जम्मू में। तो मैंने उनको कहा यार अपनी पैंट कमीज एक कोट मुझे दे जाओ। अब वो लंबे थे बड़े मेरे से, उसको मैं छोटा था, तो वही पैंट मैंने ठीक ठाक करवा के, कोट भी थोड़ा लंबा भी था, पर अब मैंने वो पहली बार 3rd ईयर में जाके, 3rd ईयर में था शायद उस वक्त में, तो उस वक्त वो मैंने पहली पैंट और कमीज वहाँ, मतलब दैट वाज थिंग। टाई तो खैर जब मैंने इंटर्न बना तो तब मैंने तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब ज्वाइन किया? हाँ, जब एमबीबीएस पूरा कर लिया तो अब एवरीबॉडी वाज हैप्पी। लेकिन मैंने सोचा भाई कि मैंने तो सर्जन बनना है।
सर्जन बनने की कोई स्पेसिफिक आपको शुरू से इंटरेस्ट था? शुरू से इंटरेस्ट था कि बनना तो सर्जन बनना, क्योंकि सर्जन में आगे पीछे देखता था। जब कॉलेज में रहा तो डॉक्टर नानक चंद जी होते थे, बड़ी अच्छी सर्जरी करते थे। डॉक्टर फजल रहमान थे, उन्होंने एक आदमी के स्टमक से ये ब्रश निकाला, टूथ ब्रश, तो टूथ ब्रश स्टमक में चला गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल है, कमाल की सर्जरी करते। तो सर्जरी में मेरा बिगनिंग से इंटरेस्ट था। डॉक्टर फजल रहमान, उनको देख के ना जो जो काम करते थे एज ए पेशेंट में उनका सुनता था, देखता था। ये तो दैट वाज माय इंटरेस्ट कि मैंने कहा हमने सर्जन ही बनना, जो भी बनना। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद लेकिन अब बने कैसे सर्जन? आगे जम्मू में अभी 27 दिन जम्मू में मैंने काम किया था पूरा, जस्ट 27 दिन के बाद मेरी ट्रांसफर हो गई। गवर्नमेंट जॉब आपको साथ ही मिल गया, मेडिकल ऑफिसर का मिल गया। लेकिन 27 दिन के बाद जम्मू से मेरी ट्रांसफर हो गई। अच्छा। और लगा दिया मुत्तल में रिफ्यूजी कैंप 65 वार वाले। ओके। हमने कहा भाई बात यह कि रिफ्यूजियों की सर्व में भी रिफ्यूजी हूँ भाई, मस्त सर्व जी। मैंने उसमें कोई नहीं किया, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अब टिकरी से मुत्तल तक पैदल जाता था, कभी कभी गाड़ी जाती थी, एक गाड़ी सिर्फ जाती थी। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मिस हो गई, पैदल जाते रहे। वहां जाके अब देखिए ना क्या है, टेंट में रहना। अब मैं बचपन में टेंट में रहा था। बिल्कुल, मैं रिफ्यूजियों का दर्द आपको पता था, तो वो आपके मन में था कि मैंने रिफ्यूजीज को सर्व करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा, फिर वहां लेटर नहीं है, तो टाट लगा के हमने लेटरिन बनाई हुई है। अब टाट में सब दिखाई देता है। अब यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ ए डॉक्टर कि भाई आप क्या करें। तो कई बार आगे पीछे मरीज आते थे, देखते थे कहाँ है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब भाई लेटरिन गए होंगे। ओहो डॉक्टर साहब टट्टी पता नहीं कितनी देर लगाते, सानू आधा घंटा हो गया खड़े। एंड आई एम लिसनिंग पेशेंट्स को कई बार हुआ ये इंस्टेंस। तो फिर वहाँ टेंट में रोटी भी वहाँ खानी, खाना भी, रहना भी, सब कुछ टेंट में। तो लेकिन ऑफिसर्स अच्छे थे। वो लक्ष्मण सिंह चाड़क जी होते थे, कैंप कमांडर होते थे, पास में रहते थे। बाकी सारे ऑफिसर से तो छोड़े, 4-5 ऑफिसर से तो ठीक है, पुलिस का। तो वहाँ रहे हम। तो वहाँ रहे कोई 5-6-7 महीने शायद। फिर मेरी ट्रांसफर उन्होंने यहाँ कर दी जज्जर कोटली में। अच्छा। फिर यहाँ भी कैंप था, तो जज्जर कोटली में लोगों की सेवा की। उसके बाद मेरी मुट्ठी में ट्रांसफर होगी साथ ही 2-3 महीने का। वहाँ से फिर छम्ब लगा दिया, छम्ब जोड़िया। और छम्ब जोड़िया में भी वही टेंट, EPIP टेंट एक होता है, बड़ा टेंट होता है 4 फुट, उसमें रहे। और वहां भी वही था, टॉयलेट जाने के लिए बोतल लेके हाथ में, खेत में जाओगे। मेरे पेशेंट भी कभी कभी देखें खेत में, देखते हुए डॉक्टर आ रहा था, हम भी सोचते हैं मेरे पेशेंट भी बैठे होते हैं खेत में, क्या करे आदमी। फिर दिस इज हाउ आई। लेकिन एक बात जो बड़ी सीखी मैंने वहां पर, आर्मी के पास डॉक्टर नहीं होते थे, मुझे भेजते थे, जाओ भाई CRP BSF से पोस्टों पर जाता था। अब पोस्टों में 65 वॉर में भी पोस्ट वार में हमने देखा दे सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है ना, वो एक सोल्जर का है। बिल्कुल। और तब से लेके आज तक मैंने किसी आर्मी सर्विस सोल्जर से, चाहे आर्मी है, BSF है, एयरफोर्स है, नेवी है, CRP, किसी का भी है, मैंने आज तक फीस नहीं ली। बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा उनका काम बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। और उसकी वजह से हम यहाँ सो रहे हैं। बिल्कुल, वो जागे हैं तो हम सोए हैं, वो जागे हम सोए हैं। और मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन टेकिंग, ये उन्होंने बड़े डिफिकल्ट डिसीजन। तो ये भी सर हमारे जो आज की जनरेशन है डॉक्टर्स की सीखने वाली बात है। देशभक्ति सिर्फ DP पे तिरंगा लगाने से नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये है असली देशभक्ति। तो इसलिए मैंने कभी फीस नहीं दी उनसे, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी यूनिफॉर्म वाला, विदाउट यूनिफॉर्म, जिसने कह दिया कि मैं आर्मी में हूँ, सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने MS करनी है। जी सर। छम से ट्रांसफर, आपको था कि सर्जन बनना है। हाँ। तो अगला आपकी मंजिल वही थी, तो ट्रांसफर नहीं हो रही थी। अब छम से इतनी देर होगी, फिर ट्रांसफर। एक मैंने लिखा डायरेक्टर को, लेटर लिखा कि जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो अगर सुसाइड कर लेगा तो जस्टिफाइड है। डायरेक्टर ने सोचा कि बात ये तो ठीक कह रहा है, तो उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया, जम्मू में आ गया। जम्मू में फिर डॉक्टर विलियम रेबारो थे, उनके साथ से हमने सर्जरी, डॉक्टर सूदन थे ऑर्थोपेडिक, उनसे सीखता रहा, असिस्ट करते थे सारा। VM सूदन थे। वैसे हम क्लास वालों हैं, लेकिन वो पहले करके आ गए, तो हो गया। तो अब मैंने सोचा भाई अब कैसे करेंगे MS।
तो ट्रांसफर कठुआ में हुई जी। और वहां मैंने एज ए एमबीबीएस, उस वक्त सारे एमबीबीएस डॉक्टर करते थे ना, वो तो होम टाउन ही था। होम टाउन। पहला ऑपरेशन मैंने स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का किया, मुझे याद है। फर्स्ट ऑपरेशन एज एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड सेकंड वाज amputation of the leg. Okay, below knee amputation. Below knee amputation under local anesthesia. That was the thing. तो मैं थोड़ा मरली भी हो गया कि भाई ठीक है, आई कैन डू सर्जरी। तो पाइल्स, फिशर ये मैं कर लेता था वहाँ, कॉन्फिडेंस आ गया उसका। लेकिन सवाल ये है कि अब मेरी वाइफ का रोल शुरू होता है, डॉक्टर उमा शर्मा। जी जी जी। मैरिज नहीं थी उस वक्त। अब मैं सोचूंगा मेरी, वो कहाँ मिले आपको? ना मिले नहीं। ये प्रपोजल किसी ने भेजा, जो जैसे शादी का प्रपोजल आता है, वैसे आया, ऐसे आया। और आई वाज कीन टू मैरी ए लेडी डॉक्टर। ओके। मेरी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो घर वालों को भी देखेगी तो मैं भी पढ़ूंगा, तो वरना पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो देयर वाज नो फाइनेंशियल, वो भी हो जाता कवर, वो कुछ भी नहीं थी। 200 कुछ रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो उसमें लोन भी कट जाता था, 60-70 रुपए लोन, जीपी फंड कटता था, तो 150 रुपया बड़ी मुश्किल से हाथ में आता। तो मैंने कहा इससे तो नहीं बनेगा, और फिर जब ट्रेनिंग जाएंगे तो ये तो नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा भाई बात यह है कि लेडी डॉक्टर हो तो ठीक है। अब वो पहली मुझे ऑफर आई, बाकी ऑफर्स भी थी, लेकिन गाना लेडी डॉक्टर की ये आ गई। पहले जब ये आ गई तो हमने यस कर दी कि मैंने कहा, तो कहने लगे जी कंडीशन क्या आपकी जी। वो मेरे फादर ब्रदर ला, तो वो मुझे देखने के लिए आया, कठुआ में पोस्टिंग था। मैंने कहा मेरी एक ही कंडीशन है। कहने लगे क्या? मैंने कहा मैं डाउरी में 1 पैसा भी नहीं लूंगा। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा हमारी सिस्टर की मैरिज हुई थी तो हमें पता है कितने मुश्किल होता है, तो गरीब आदमी के पास बड़ी। मैंने कहा जी डाउरी में 1 पैसा भी नहीं लूंगा, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, बाकी आप जो। उन्होंने कहा जी नहीं डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बोल दिया पहले, बिल्कुल 0 डाउरी। दिस वाज माय फर्स्ट कंडीशन टू देम। मैंने कहा अगर आपको मंजूर है फाइन, नहीं तो जो भी है। तो दे अंडरस्टूड माय वो थॉट्स। अच्छा कह लीजिए आपके घर चलना है। अब घर मेरे क्या था, घर कच्चा था, घर में हाथ से कुंडा लगाते थे, जहां मर्जी चलो, अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा इनको घर में ले जाएंगे तो ये मुकर जाएंगे कि भाई इसके पास ही कुछ नहीं है, बैठने उठने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करें। तो खैर नहीं हो, वो जब मैरिज का प्रपोजल हो गया तो मैं थोड़ा मॉरली अप हो गया। मैंने कहा अब ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने जनाब अली दिल्ली में अप्लाई कर दिया। 66% मेरे मेरिट था, सर्जरी में 66% मार्क्स थे। 60% के नीचे नहीं लेते थे वो। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आई गॉट दी सीट। बहुत बढ़िया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल का सीट मिल गई। बाकी हम किराया शराया थोड़ा बहुत पैसे, और जब मैं ज्वाइन करने के लिए गया, पिछला उधार मैंने सारा खत्म कर दिया था जी, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से, नौकरी से, जो भी जिस, और 1500 रुपया घर वालों को दिया और 1500 रुपया मेरे पास था। दैट्स ऑल। तो हम चले गए जनाब 2 साल की दिल्ली एमएस करने के लिए। एमएस 2 साल की थी तब। 2 साल की थी उस वक्त, दिल्ली थी। तो वहां चले गए हम। तो जब वहां गए तो वहां भी मैस में खाना खाना है, बड़े ध्यान से, वहां पैसे तो देने पड़ते हैं, हॉस्टल में रहना है, तो ये सारी चीजें, और खर्चे वहां पे, बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, वहाँ खर्चे हैं। तो हम बस में जर्नी करते, वो 2 आने वाली टिकट ले लिए 20 पैसे वाली, उसी से सफर करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब एंगेजमेंट हो गई तो मैरिज दिसंबर में आ गई। हमने जून में ज्वाइन किया था, एमएस ज्वाइन करने के 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। और लुक एट द थिंग, अब मेरे पास सूट नहीं है। एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा जनाब थोड़ा बहुत जान पहचान का था उनके पास, तो मैंने कहा यार ये सूट है पर मैं पैसे बाद में दूंगा। तो एक सूट उसने दे दिया, उनका कपड़ा दे दिया, बनवा लिया, उसने बना के दिया सब। और 1.5 रुपए में टाई मिलती थी, 1.5 रुपए होता है पंजाब में। तो मैंने भी एक टाई ले ली, 2 टाइयां ले ली। मैंने कहा यार 1 1.5 2 3 टाई। और लोग मुझे हंसते हैं, कहते हैं दादा ये आपने क्या किया। मैंने कहा जब कार्ड मैंने छपवाए तो टोटल 100 कार्ड छपवाया, 5 रुपए में 100 जी। और जिन लोगों ने आना था उनको कार्ड नहीं मैंने भेजे, उन्होंने तो आना ही है, उन्होंने आना ही है, लेकिन उनको कार्ड मैंने भेजे शादी के बाद। और जिन्होंने नहीं आना था, कोई दिल्ली का, कोई बॉम्बे का, उनको मैंने पहले ही कार्ड दे दिए। तो कहने डॉक्टर साहब ये कमाल है, शादी के बाद कार्ड भेजे आपने।
मैंने कहा अगर मुझे पता था कि घर में इतने आदमी आ जाएंगे, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल, तो लोगों जो गेस्ट आए तो उनको लुक आफ्टर करना, तो मैंने कहा यार पोस्टर ले हो गया, मैंने भेजा तो बड़ी देर से था, क्या करें, यू सी दिस वाज द सिचुएशन। लेकिन क्रेडिट गोज टू डॉक्टर उमा शर्मा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ कि पहला 100 रुपया उन्होंने अपने 300 तनख्वाह मिलती थी उनको, 100 रुपया अपने पास रखना, बसोली में पोस्ट, इस यहाँ ये आपका चनैनी में पोस्टिंग थी, 100 रुपया अपने पास रखना, 100 घर वालों को देना, 100 मुझे भेजना। ये एक छोटी बात नहीं है। और जब तक मैं अपने पाँव पर खड़ा हुआ था, वही जो साड़ी थी जो मैंने उधारे लिए थे शादी के लिए, गहने नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो गहने भी मैंने अपनी सिस्टर के लिए उसको धो लगा के साफ करा के, मैंने कहा चलो 2 साल के बाद मैंने कहा जी ये उधार लाए हुए ये वापस दे दो अपनी सिस्टर को। सो दिस इज हाउ दी, ये सर स्ट्रगल्स होती हैं। ये लोगों को जैसे नोशन है कि डॉक्टर वेल ऑफ होते हैं, कितने अमीर होते हैं, लेविशली रहते होंगे, तो ये एक डॉक्टर जब बन रहा होता है, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो सर करनी है मेडिकल की, लेकिन बाकी भी लाइफ के माइलस्टोन्स, शादी, एंगेजमेंट, ये तो उस टाइम तो रिसोर्सेज होते नहीं है। वही एक आम पब्लिक में जो धारणा है वो सुने कि एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, मतलब किस तरीके से, और जो फर्स्ट टाइम, खास करके फर्स्ट जनरेशन जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, और विदाउट फाइनेंशियल हेल्प ये बहुत मुश्किल है। और मैडम ने आपकी टाइमली हेल्प की, तो हेड्स ऑफ टू हर आल्सो, क्रेडिट गोज टू हर, या बहुत बढ़िया, शी डिड अ वंडरफुल वर्क, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद एमएस के बाद सर फिर एमएस के बाद, हाँ, मैं जब वापस आया तो मैंने इनको कहा भाई कि मैं एमएस करके आया हूँ, ट्राई की मैंने मेडिकल कॉलेज में जॉब मिल जाए, लेकिन दे नेवर एक्सेप्टेड मी। ओके, मैंने कहा तब भी मेडिकल कॉलेज जम्मू आ चुका था तब? नहीं, श्रीनगर में था। मैं श्रीनगर में गया, महीना बार 20-25 दिन रहा, सामान नहीं लाया था, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी आप पुंछ में जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे तनख्वाह की जरूरत थी, घर वालों को देखा, मुझे तो पैसा चाहिए था ना, तनख्वाह कहाँ से लाए? प्रैक्टिस उस जमाने में बड़ी होती नहीं थी, और प्रैक्टिस होती भी तो 2 रुपए, तो वो दैट वाज द सिचुएशन। और घर में जाता था ना कब पेशेंट देखने, तो 2 रुपए में 3 पेशेंट देखता था, अरे यार इसको भी देखना डॉक्टर साहब, इसको भी देखना, हमने कहा चलो उसको भी देख लो, 2 रुपए तो मिल गए ना। तो दैट इज हाउ, जब जरूरत आदमी को हो तो यही होता है। तो पुंछ में पोस्टिंग होगी, हम चले गए पुंछ में। अब पुंछ में महाराजा के टाइम का बड़ा शानदार हॉस्पिटल बना हुआ था, लेकिन उसमें क्या था, थिएटर भी था, लेकिन जो 40-50-60 साल जो बंद रहे ऑपरेशन थिएटर, बंद रहे वार्ड्स, वो उसमें क्या रह जाता है? महाराजा के टाइम के ही ऑपरेशन थिएटर बने हुए, हाँ, फर्स्ट क्लास ऑपरेशन थिएटर, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नॉन फंक्शनल जिसको कहते हैं, टेबल भी था बहुत अच्छा, सब कुछ था। और फिर अकेला सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजी, तो जाते जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जी बड़ा सर्जन आ गया, बड़ा सर्जन आ गया, एमएस करके। और आप जब आपने एमएस की तो कितने लोगों ने एमएस की थी? मैं 6th एमएस था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 6% सिर्फ मतलब 6 सर्जन थे पूरे जम्मू कश्मीर में, 5 बाकी थे, बाकी 5 और छठे आप, मैं 6 था विद एमएस, बाकी एफआरसीएस वगैरह वाले वो बाकी वाले एमएस सर्जरी जिन्होंने एमएस। तो मैंने कहा भाई चलो, अब जा गया तो मैंने कहा भाई देखें, तो जाते उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब करो जी ऑपरेशन वैसेक्टमी। अच्छा। मैंने कहा चलो वैसेक्टमी कर देते। मैं गया, ना ग्लव्स, कोई फैसिलिटी, ना हाथ धोने के लिए कुछ, ना धागा और ना सुई। अब मैंने कहा ये छोटी चीजें ये तो होंगी इसमें। बिल्कुल। जब हमने वाश करके, मैंने उसको बाबूजी को बोला, मैंने कहा जी लाओ लोकल, जब लोकल दे दिया तो मैंने कहा ये नाइफ, कहता है ये हैंडल नहीं है, ब्लेड है। ब्लेड से ही करो जी। मैंने कहा यार ये हैंडल नहीं है। मैंने फिर ब्लेड से ही वो इंसिन देके वो लिया, तो जब टाई अप करने लगे, कहता है धागा नहीं है, तो वो दूसरा धागा होता है ना जो कपड़े सीने वाला, उसी से मैंने लेके पानी में वो करके उससे टाई करके तो दोनों साइड वैसेक्टमी कर दी। तो उसमें एक हुआ कि मैंने सीख लिया कि यहाँ क्या नहीं है, बिल्कुल पता चला, एक पता चल गया मुझे क्या नहीं है। दूसरा ये कि पब्लिक में इंप्रेशन हो गया, डॉक्टर आज ही पहले दिन आते ही ऑपरेशन कर दिया उसने, अब दे डू नॉट नो वैसेक्टमी है ये बड़ा। सो दैट वाज द थिंग, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय थिंग। फिर मैं दिल्ली गया, ग्लव्स भी वहां से लाए, जो जी सुई धागा जो सामान आपने खुद, सामान मैंने खुद अपने लेवल पे, अपनी लेवल पर मैनेज किया। और फिर वहाँ पानी नहीं था, पानी मस्जिद से लाते थे, पानी या कुआं था एक, उसमें से लाते थे। फिर उसके बाद मैंने
टैंकी बनवाई तो है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी तब कोई फैसिलिटीज? कुछ नहीं थी। आपने वहाँ क्वार्टर सर्जरीज होती नहीं थी? क्वार्टर जरूर था, सर्जरी होती नहीं हाँ, थी। मतलब रहने का था जाने का कुछ नहीं। फैसिलिटी तो ऑलरेडी। इसके लिए क्वार्टर मिल गया मुझे, क्वार्टर में हम रहना शुरू कर दिया। तो ये फिर थिएटर को मैंने रिनोवेट किया जी। बिगनिंग से। मिस्त्री का आ गया, मैंने कहा यार ये कर दोगे? कहता है हाँ जी करेंगे। मैंने कहा रगड़ाई शराई करके उसको 1 बोतल विस्की की दी और 1 किलो लड्डू दिए। वो खुश हो गया। तो मैंने कहा ये थिएटर को मतलब आपको इनिशिएटिव लेना पड़ा ये थिएटर के लिए? ये सारी तो चीजें। इसमें भी वही सीख है कि अगर हमें वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं तो हम बहाने बनाते रहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। तो आपकी विल थी, आपकी मंशा थी, तो आपने आउट ऑफ वे जाके भी खुद मैनेज करके, खुद सामान लाके। तो इसमें भी ये सीख है कि गवर्नमेंट तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि अपने रूरल में डॉक्टर नहीं जाते करते नहीं, पर लेकिन इसमें ये भी एक जानना चाहिए कि गवर्नमेंट रूरल के लिए करती क्या है। ये कहने की बात है। ऐसे तो कहते हैं लोग कि लोग गांव में नहीं, डॉक्टर नहीं जाते। डॉक्टर गांव में जाके करेगा क्या? जो जैसे आप ट्रेनिंग लेके आए, एमएस करके आए, तो एक गवर्नमेंट ने ही बढ़िया ऑपरेशन थिएटर बनाया होता, फैसिलिटीज होती, तो आपको ये सब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो जब डॉक्टरों के बारे में नोशन बनाती है आम जनता, तो मुझे लगता है दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि डॉक्टर को दिया क्या जाता है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और किसका काम है। अब आप इतनी फाइनेंशियल स्ट्रगल करके, हर लेवल पे स्ट्रगल करके आपने एक स्किल अर्न किया, एक एमएस की डिग्री भी की, आपके परिवार ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। इंसिडेंटली आई वाज टॉपर इन एमएस जी, मौलाना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आई वाज टॉपर। बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब खुद ये सब कुछ करना पड़ा। तो इसमें यही सीख है कि सरकार का जो एक जो हेल्थ को चला रही है, तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा जाने से, प्रोवाइडेड कि आप उनके स्किल के साथ जस्टिस करें। अगर तो आप सर जाके वहां पे क्वार्टर में रहते तो सिर्फ सर्जरीज नहीं करते, कर सकते थे, तनख्वाह तो आपको मिल जानी थी, लेकिन आप में जील थी कि सर्जरी करनी है। आप 6th एमएस सर्जरी करके आए हैं, तो आपने आउट ऑफ वे जाके खुद एस्टेब्लिश किया वहां पे सर्जरी डिपार्टमेंट, वहां पे ऑपरेशन थिएटर एस्टेब्लिश किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये भी एक सीखने की जरूरत है आपके लाइफ से सर। तो वो वहां गया और फिर अब मैंने सोचा कि आई मस्ट डू द बेस्ट ऑफ द सर्जरी। ये मेरे मैंने कहा जो कोई नहीं करता मैं वो करनी चाहिए। अब एनेस्थेटिस्ट नहीं है आपके पास, तो एनेस्थेटिस्ट स्पाइनल भी दूसरा एक हमारे जूनियर डॉक्टर थे, उनको स्पाइनल देना आता था, मुझे भी आता था। सो हम दोनों, वो भी देते थे, मैं भी देता। ओपन ईथर था जी सर, खुद ही हमारे थिएटर स्टैंड ओपन ईथर दे लेते थे। तो वो ओपन ईथर, स्पाइनल, लोकल, ब्लॉक्स। मतलब तब इतना एडवांस नहीं था एनेस्थीसिया और फैसिलिटीज, लेकिन हमने कहा इतना एडवांस एनेस्थीसिया नहीं है तो एडवांस सर्जरी हम जरूर करेंगे। जी, कोलिस्टेक्टमी उस वक्त भी बड़ा ऑपरेशन समझा जाता था। जी जी, नेफ्रेक्टमी, पायलोथेक्टमी, ये सब मैंने वहां किए। सिजेरियन भी मैंने जी। तो ऑल यू हेड टू टो सारी सर्जरी हमने वहां, और बड़े बड़े लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जिनके हमने ये सारा किया। तो 71 वॉर भी फिर उसी दौरान 71 वॉर में क्या हुआ कि आर्मी में भी जाता था, ऊपर आर्मी का ऑपरेशन थिएटर नजदीकी था। अच्छा। और अंडरग्राउंड बंकर हमने अपने भी बनाए हुए थे, और पाकिस्तान के भी 2 पोर्शन मैंने ऑपरेशन किए। अच्छा। आर्मी के जो पकड़े उनके आदमी थे, उनको भी मैंने 2 ऑपरेशन किए। एक को नी में गोली लगी हुई थी, और एक और था पता नहीं क्या, 2 ये दोनों केसेस मैंने अक्रॉस दी बॉर्डर। और वहां से एक इलेक्टिव सर्जरी भी की। उन्होंने कहा जी पुंछ में एक डॉक्टर आया बड़ा अच्छा ऑपरेशन, तो वहां से भी लोग आए थे ऑपरेशन करवाने के लिए। तो एक ऑपरेशन मैंने वहां का भी किया। बाद में पता चला, उससे पूछा, कहते जी मैं तो पाकिस्तान से परंदर से आया हूँ। सो दैट इज हाउ वी वर डूइंग। लेकिन एक बात जरूर है, उस जमाने में नेफ्रेक्टमी, पायलोथेक्टमी ये बड़े ऑपरेशन समझे जाते थे, और उस सिचुएशन में हमने कर दिए। और सबसे बड़ा जो ऑपरेशन किया, पुटिंग बोथ द यूरेटर्स इनटू द सिग्मोइड कॉलम। ये एक बहुत बड़ी सर्जरी, बड़ा रेयर ऑपरेशन था। फर्स्ट इन जेएंड के मैंने वही किया पहले। अच्छा। कि उससे क्या एक्टोपिया बजाकिया, उस वक्त ये ट्रीटमेंट होता था। जी जी। तो वो भी वहां कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। पर वो बात आवली ठीक है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं तो हम बहाने बनाते रहते हैं कि वहाँ ये नहीं है अवेलेबल, वो नहीं है। लेकिन इसमें सीख यही है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन बनाते हैं, हमारी पॉलिसीज बनाते हैं हेल्थ की, तो उनके लिए ये सबक है कि कमी डॉक्टर्स की झील में नहीं है, लेकिन कमी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में है। तो अगर आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जो स्किल वो सीख के आए हैं, जब डॉक्टर को लगेगा
कि मैं वहां जाके उसके साथ जस्टिस कर सकता हूँ, मेरी स्किल खत्म नहीं होगी। अगर आपको वहां पे अगर आप नहीं करते तो आप अपना भूल जाते स्किल, डिफंक्ट हो जाते। तो वो डॉक्टर नहीं चाहता। यही कारण है कि रूरल एरियाज में अगर डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो इसी कारण है। ये नहीं है कि गांव में कोई जाना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक, परफेक्टली ट्रू। तो ये एक सबक है हम सबके लिए कि प्राइमरी और जनता को भी देखना चाहिए कि एक तरफा इल्जाम लगाना कि डॉक्टर जो है शहर के कंफर्ट्स में रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अपना काम करना चाहता है। जहां उसको लगता है कि मैं अपने स्किल को बढ़ाऊंगा और उसको यूज करूंगा तो वो वहीं रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द 99% डॉक्टर्स यही चाहते हैं। 1% होंगे जो और रीजंस के कारण नहीं जाते हैं, तो वो बात अलग है सर। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद का सर कैसा रहा आपका जर्नी? पुंछ में फिर काफी देर हम रहे, तो 4 साल तकरीबन। और वार में हमने आर्मी के सिविल के सभी मल्टीपल इंजरीज जो है हमने डील की। वहां भी ऑपरेट करता था मैं, अंडरग्राउंड बंकर्स में अपने भी ऑपरेशन करता था, सब जगह। तो सिविल के आर्मी के बोथ आई वाज ऑपरेटिंग। तो वो अच्छा टाइम निकला। आर्मी के साथ लेन है वो, मेरे पास फोटोग्राफ्स है वो उस जमाने के। तो उस वक्त कैमरामैन बुलाना पड़ता था फोटो लेने। तो हुआ वो अच्छा हुआ। फिर पुंछ से पोस्टिंग मेरी जब हो गई तो अब पब्लिक मुझे आने नहीं दी।